बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व अतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और खुदा और उसके रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं। हुस्न इखलाक का क्या मतलब है? इसका मतलब है अच्छे इखलाक वाला। इखलाक का मतलब होता है आपका दूसरों के साथ बिहेवियर और सलूक, आपके मैनर्स और आपके एटिकेट्स। तो फिर अच्छे अखलाक का मतलब हुआ कि हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, गरीबों की मदद करें, अपने वालिदैन, रिश्तेदार और असातिज़ा का अदब व एहतराम करें, उनका कहना मानें, उनकी इज़्ज़त करें, अपने बड़ों को सलाम करने में पहल करें और नरम लहजे में बात करें। हमें अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। वो कैसे हादिया? अगर कोई बीमार है तो उसकी इयादत करें और अगर मुमकिन हो तो उनकी हेल्प कर दें किसी काम में। पड़ोसियों की ज़रूरत का ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपने से छोटों के साथ प्यार से बात करें। अपने घर में पाले हुए जानवरों और परिंदों के साथ भी नरम सलूक रखें। उन पर जुल्म ना करें, उनको वक्त पर खाना दें और उनका ख्याल रखें। अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो प्यार से सुलझा लें और जल्द अज जल्द सुलह कर लें। लड़ाई या नाराज़गी को लंबा ना करें। एक और बात नबीहा, हमें चाहिए कि हम हर काम सब्र तहम्मुल से करें, जल्दी जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम ख़राब होते हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल में लाइन बनाकर खड़े हैं तो आराम से सब्र के साथ खड़े रहें, क्योंकि अगर जल्दी दिखाएंगे तो दखम बहल होगी और चोट भी लग सकती है। हमें चाहिए कि जब भी किसी के साथ वादा करें तो उसे पूरा करें। कभी भी चीज़ के लिए कोई लालच ना करें। हर चीज़ को हासिल करने के लिए जिद ना करें और झूठ से तो दूर ही रहें। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और लालच तो वैसे ही बुरी बला है। हादिया, हमें एक और बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी के घर जाएं तो वहाँ तमीज़ से बैठें, भाग दौड़ और शोर शराबा ना करें और ऐसा कोई काम जिससे उनका नुकसान होने का ख़तरा हो उससे परहेज़ करें। जब हम किसी महफिल में जाएं तो सलाम करके खामोशी से एक जगह पर बैठ जाएं और हमें किसी का मजाक उड़ाने से भी बचना चाहिए। नबीहा, अगर हम एटिकेट्स की बात करें तो खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सीधे हाथ से अपने सामने से खाना चाहिए और फिर खाना ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए और पानी को 3 सांसों में पीना चाहिए। रात को सोने लगें तो दाएं हाथ पर करवट लेकर सोने की दुआएं पढ़कर सोना चाहिए। वाह हादिया, ये कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम डेली रूटीन में अपनाकर अच्छे बच्चे बन सकते हैं। चलें, आज से हम सब कोशिश करेंगे कि इन आदतों को अपनाएं। ये तो सारी वो बातें हो गईं जो हम पिछली 30 एपिसोड्स में सीखते आ रहे हैं और आज हम अपना लास्ट एपिसोड प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलें, इसी के साथ हम सुनते हैं आज का आखिरी मैथ्स का कॉम्पोनेंट जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में आपकी मेज़बान राहिला माहिन आपके सामने हाजिर है। आज देखते हैं आज की मशीन से मैथ का कौन सा कॉन्सेप्ट बाहर आएगा। आपको यकीनन मालूम होगा कि किसी चीज़ की लंबाई को मेजर करने के मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, यार्ड, इंच वगैरह वगैरह। ये सब डिपेंड करता है कि हम कितनी लंबी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं यानी कि फासले की, तो हम इन यूनिट्स की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टेंस एक लंबे रास्ते को कहते हैं। अगर हम मीटर स्टिक्स की मदद लें, मीटर स्टिक जो आपने शायद कपड़े वाले जो कपड़ा बेचते हैं ना उनके पास देखी होगी, तो अगर हम वो स्टिक ले लें और एक के बाद एक स्टिक लगाते चले जाएं और 1000 स्टिक्स हो जाएं तो वो बन जाएगा 1 किलोमीटर।
जैसे कि अगर आप अपने घर से स्कूल तक का फासला देखना चाहें और अगर वो 1 किलोमीटर है तो उसके अंदर 1000 स्टिक्स आएंगी, यानी कि 1000 मीटर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब 1000 मीटर की स्टिक्स तो हम नहीं ला सकते, लेकिन आपको मैं सिर्फ एक तसव्वुर देना चाह रही हूँ। इमेजिन कर सकते हैं कि आपका स्कूल कितना दूर है। ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर हम पाकिस्तान के शहर गिलगित की बात करें तो यहाँ पर एक मशहूर झील है जिसका नाम है अताबाद लेक। क्या आपने इस झील में बोटिंग की है? वाकई की है। तो आपको ये भी पता होगा कि ये झील कितनी लंबी है। नहीं पता? चले मैं आपको बताती हूँ। चूंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, 1000 मीटर से ज़्यादा है, तो हम इसे किलोमीटर में मेजर करते हैं और ये कुल 21 किलोमीटर है। जी, 21 किलोमीटर। और इसकी गहराई 109 मीटर्स है, यानी कि गहराई 109 मीटर है और ये मीटर में है। ठीक है ना। किलोमीटर में कब होती है कोई चीज़? जब चीज़ 1000 या इससे ज़्यादा हो तो वो किलोमीटर होगा। तो गहराई मीटर में और लंबाई किलोमीटर में। अच्छा, अब ये बताएं, ये असल में कौन सा दरिया है जो अताबाद लेक में आ रहा है? जी, ये है हुंजा रिवर। सुना है आपने हुंजा का नाम? जी, अरे वाह, आप लोग हुंजा वैली गए हैं? वाकई गिलगित और हुंजा पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत शहर हैं। अगर आप गिलगित से हुंजा की तरफ जाएं तो आपको रास्ते में जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए नजर आएंगे। इन बोर्ड्स को गौर से पढ़ा करें। ये हमें बताते हैं कि हमारी मंजिल हमसे कितनी दूर है। जैसे अगर आप हुंजा जाएं तो गिलगित से वो कुल 102.5 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे हम हुंजा से करीब होते जाएंगे तो डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। अच्छा, कभी आप गाड़ी में बैठें तो ड्राइवर के सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। उसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिसमें डिस्टेंस लिखा हुआ होता है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस तय कर लिया है। आमतौर पर जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं ना, वो लोग ये चेक करते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। जी, उससे पता चलता है कि गाड़ी कितनी नई है या कितनी पुरानी है। अगर आप देखना चाहें कि आप जहां जा रहे हैं वो जगह कितनी दूर है तो आप उसी जगह के डिस्टेंस से मालूम कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अब हम कुछ डिस्टेंस के सवालात हल करते हैं। मारिया का स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मारिया लाइब्रेरी जाती है जो कि 1 किलोमीटर दूर है। तो मारिया ने घर से लाइब्रेरी तक कितने किलोमीटर सफ़र किया? दोबारा बोलूँ मैं? मारिया का स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मारिया लाइब्रेरी गई जो कि 1 किलोमीटर दूर है। मारिया ने घर से लाइब्रेरी तक कुल कितने किलोमीटर सफ़र किया? जी, बहुत आसान है। 2 किलोमीटर में आपने 1 किलोमीटर को ऐड कर दिया तो जवाब आ गया 3 किलोमीटर। अब ज़रा ये बताएं कि 3 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 3 किलोमीटर में कितने हो गए? 3000। वेरी गुड, 3000 मीटर्स। चलिए दूसरा सवाल सुने। अली जो है बस में स्कूल जाता है। इसका स्कूल 8 किलोमीटर दूर है। अली स्कूल आने और जाने में कितने किलोमीटर सफ़र करता है? अली बस में स्कूल जाता है, इसका स्कूल 8 किलोमीटर दूर है। अली स्कूल आने और जाने में कितने किलोमीटर तय करता है? तो 8 किलोमीटर जाने के लिए, 8 किलोमीटर आने के लिए, तो ये कुल कितने किलोमीटर्स हो गए? 16 किलोमीटर। वेरी गुड। अब ज़रा ये भी बता दें कि 16 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? सिंपल करना है, हमने इसके साथ 3 ज़ीरो लगा देने हैं तो ये बन जाएगा 16,000। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, गिलगित से हुंजा 102 किलोमीटर दूर है। गिलगित से कालाम 468 किलोमीटर दूर है। तो कौन सा शहर गिलगित से करीब है? बिल्कुल सही, हुंजा। अच्छा, अब अगर मैं ये सवाल करूं कि कितना करीब है तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आपको मैं ये बता रही हूँ कि कलाम शहर जो है वो 468 किलोमीटर दूर है
और हुंजा शहर जो है वो 102 किलोमीटर दूर है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? तो जब बात आती है डिफरेंस की तो हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्शन। तो हमने जो है वो बड़ा नंबर हमेशा ऊपर रखना है, यानी 468 को हम ऊपर लिखेंगे, 102 को नीचे लिखेंगे और इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या जवाब आया? 366 किलोमीटर। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, 102 किलोमीटर में अगर मैं 300 किलोमीटर ऐड कर दूं तो क्या जवाब आएगा? जी, क्योंकि एडिशन करना है, आपने सिंपल इन दोनों किलोमीटर्स को ऐड कर दिया, आपका जवाब आ गया 402 किलोमीटर। बिल्कुल सही। अच्छा, गिलगित से हुंजा 102 किलोमीटर दूर है। 35 किलोमीटर गाड़ी चली है और उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ा। अब मुझे बताइए हुंजा कितना दूर है? दोबारा बोलती हूँ मैं, गिलगित से हुंजा 102 किलोमीटर दूर है। 35 किलोमीटर के बाद गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ा। अब हुंजा शहर कितना दूर है? जी, क्या कैसे बताइएगा? जी बिल्कुल सही, हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि 35 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो 102 में से 35 किलोमीटर को माइनस कर देते हैं। तो क्या जवाब आया? 67 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी लंबाई को नापने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और जब लंबाई ज़्यादा होती है तो हम मीटर में नापते हैं, और जब लंबाई 1000 मीटर के बराबर हो जाएगी तो वो किलोमीटर कहलाएगी और उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, हम जैसे स्कूल से घर तक का फासला किलोमीटर में होता है, अगर आपका स्कूल थोड़ा दूर है तो। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आपने मुझे ये बताना है कि इसके लिए हम कौन सा यूनिट ऑफ लेंथ इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी फिंगर की लेंथ कितनी है, तो आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रेन की लंबाई कैसे मालूम होगी? मीटर्स में। बिल्कुल सही। अच्छा, एक फुटबॉल फील्ड की लंबाई, फुटबॉल का ग्राउंड है, उसकी लंबाई कैसे पता चलेगी? बिल्कुल मीटर में होगी। आपके घर में जो छोटी मेज़ है, जो छोटी टेबल है, उसकी चौड़ाई कैसे पता चलेगी? यानी विड्थ, सेंटीमीटर में। अच्छा, आपकी कमीज़ कितनी लंबी है? सेंटीमीटर में। बिल्कुल सही। कराची से लाहौर तक का फासला, बिल्कुल सही, किलोमीटर में। अच्छा, चूंकि हम बात लंबाइयों की कर रहे हैं तो ज़रा ये भी तो देखें कि टेबल को अगर मैं चारों तरफ से मेजर करूं तो कुल कितनी लंबाई होगी। ठीक है, टेबल का जो टॉप है वो रेक्टेंगुलर शेप है, तो आप एक काम करें, ज़रा आपकी जो छोटी टेबल है इसको रूलर की मदद से चेक करें कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है जी, जी छोटी वाली साइड की क्या लेंथ आई है? 24 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये जो लंबी वाली साइड है वो 36 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अच्छा, अब दोबारा जो छोटी वाली साइड होगी 24 सेंटीमीटर होगी, और जो लंबी साइड होगी वो 36 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, आपको ये पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड सेम होते हैं, यानी अगर हमने एक साइड मेजर कर ली है तो दूसरी साइड भी उसी लेंथ की होगी। ठीक है, हमें इसको दोबारा मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक साइड 24 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी 24 होगी, और अगर एक लंबी वाली साइड 36 सेंटीमीटर है तो उसकी ऑपोजिट लेंथ भी 36 सेंटीमीटर होगी। ये रेक्टेंगल में होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा है कि चारों तरफ की लंबाई बताएं, तो चारों तरफ की लंबाई के लिए आप क्या करेंगे? आप चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 36, तो ये सारे टोटल हो गया 120 सेंटीमीटर। तो आपकी मेज़ के चारों साइड की टोटल लेंथ 120 सेंटीमीटर है। इस मेजरमेंट को हम पेरीमीटर कहते हैं, यानी पेरीमीटर का मतलब होता है ऐड द बाउंड्रीज। बाउंड्री जो होता है ना वो किनारों को कहते हैं। तो अब अगर एक ट्राइंगल है तो इसके कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। अगर मैं कहूँ कि ट्राइंगल का पेरीमीटर बताएं तो आप तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। जी बिल्कुल। तो असल में पेरीमीटर होता है तमाम साइड्स की लेंथ का सम, यानी अगर तमाम साइड्स को हम ऐड कर दें, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो,
कोई भी शेप हो, हमने उसकी सारी साइडों को ऐड कर देना है तो हमारा पेरीमीटर बन जाता है। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि आपके जो पेंसिल बॉक्स है इसका पेरीमीटर क्या होगा। चले रूलर से चेक कर लीजिए। छोटे साइड की क्या लेंथ है? जी बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, और लंबी वाली साइड? अच्छा 15 सेंटीमीटर, सही है। अब चूंकि ये भी रेक्टेंगुलर शेप है तो उसकी ऑपोजिट साइड सेम होंगी, तो अगर हमने एक साइड 15 सेंटीमीटर की ली है तो उसकी ऑपोजिट वाली भी, जी बिल्कुल सही कहा, 15 सेंटीमीटर होगी। और अगर एक छोटी साइड 6 सेंटीमीटर है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हमें अगर पेरीमीटर लेना है तो हमने चारों साइडों को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 6 + 6 + 15 + 15। जी टोटल कितने हो गए? 42 सेंटीमीटर। कभी आपने अम्मी के दुपट्टे के किनारों पर देखा एक लेस लगी हुई होती है? जी अम्मी से पूछें। जी ये जो लेस है आपने देखा होगा वो सिर्फ दुपट्टे के बॉर्डर्स पे चलती है। तो हमें अगर ये मालूम करना हो कि हमें एक दुपट्टे के लिए कितनी लेस चाहिए, तो इसका मतलब है हमें दुपट्टे का पेरीमीटर पता होना चाहिए। बिल्कुल ये पेरीमीटर ही तो है जो हमें बताता है कि हमें कितनी लेस चाहिए। अच्छा, आपको पता है आपके जो दरवाज़ा लगा हुआ है कमरे में, इसका एक फ्रेम लगता है पहले, ठीक है, उस फ्रेम को हम कहते हैं चौखट। ये चौखट एक्चुअली दरवाजे का पेरीमीटर होता है। जी और अब ज़रा खिड़की का पेरीमीटर चेक करते हैं। जी कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? सेंटीमीटर। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, इंच में कर लेंगे? जी बिल्कुल सही है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, रूलर छोटा है? कोई बात नहीं, आपके घर में मेजरिंग टेप है, अगर मेजरिंग टेप है तो अम्मी से ले लें और उससे मेजर कर लें। हाँ, तो कितने इंच चाहिए? 48 इंच। अच्छा, अब ज़रा लंबाई भी चेक कर लें खिड़की की, 60 इंचेस। अम्मी ने बड़ी अच्छे से मदद की आपकी, थैंक यू अम्मी। अच्छा, क्या आपने अपने बच्चे की मेजर करने में मदद की है? अच्छा, अब अगर इस विंडो का फ्रेम बनवाना हो तो हमें उसके लिए कितनी लकड़ी चाहिए होगी, या अगर सपोज आपको एल्युमिनियम में बनवाना है तो हमें कितना एल्युमिनियम चाहिए होगा। तो उसका मतलब है हमें टोटल पेरीमीटर खिड़की का पता होगा, तो उतना एल्युमिनियम या लकड़ी आ जाएगी जिससे वो फ्रेम बना लेंगे, है ना। तो अगर हमें 48 इंच अगर एक है तो उसका ऑपोजिट भी 48 इंच होगा, और अगर लंबाई 60 इंचेस है तो उसका ऑपोजिट भी 60 इंच होगा। ये तो हमें पता है ना कि रेक्टेंगुलर में ऑपोजिट साइड सेम होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन चारों लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जवाब आया 216 इंच। हमें यानी इतने इंच की लकड़ी या एल्युमिनियम चाहिए जिससे हम खिड़की का फ्रेम बनाएंगे। अच्छा, अरे वो देखें, वो आपके घर में जो एक तस्वीर लगी हुई है, ज़रा उठा कर लाइए, अम्मी को दिखाएं। अम्मी से कहें इसमें से तस्वीर निकाल दें, ये, या जी हाँ, इसमें जो आगे शीशा लगा हुआ है वो भी निकाल दें। अब क्या बचा? जी अब आपके पास सिर्फ 4 साइड्स बची हैं, बीच बिल्कुल खाली है ना, बीच की जगह खाली है जहाँ तस्वीर होती है या शीशा होता है। अब ये जो 4 साइडें हैं ना, ये एक्चुअली पेरीमीटर आपको दिखा रही हैं। अब ज़रा जल्दी से मेजर कर लें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। हाँ जल्दी बताएं। 7 सेंटीमीटर। अच्छा, और दूसरी लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। चलें, ये तो लंबाई चौड़ाई हो गई। अब ज़रा मुझे बताइए कि अगर शेप आपकी रेक्टेंगल है, जी आपको चारों साइडें ऐड करनी है। जी ऐड कर लीजिए। 7 + 7 + 15 + 15, क्या जवाब आया? 44 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अच्छा, आपके घर में टीवी है ना, ज़रा उसकी स्क्रीन को भी मेजर करके आइए। जी क्या जवाब आया आपका? 21 + 21 + 15 + 15। जी क्या जवाब आया? 72 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अच्छा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? अगर एक स्क्वायर शेप है और उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? देखिए बच्चों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो स्क्वायर शेप है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों साइड भी 3 सेंटीमीटर्स होंगी, है ना। ये बात तो आप लोगों को क्लियर है। तो इसका मतलब है हमने 3 को 4 दफ़ा ऐड करना है, तो ये क्या बन गया? रिपीटेड एडिशन।
और मैंने आपको ये बात बताई है कि रिपीटेड एडिशन को हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए कर लेते हैं, यानी 3 + 3 + 3 + 3 जो कि वो बन सकता है 3 × 4, है ना। तो ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप चाहे आप ऐड करके करें स्क्वायर को या आप मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट 4 से, तो भी आपका जवाब सही आएगा। अगर स्क्वायर है, इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा जी? 5 × 4 20, क्योंकि स्क्वायर में हमें 5 5 10, फिर 10 में 5 ऐड करें 15, फिर 15 में 5 ऐड करें 20। आप डायरेक्ट 5 × 4 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये स्क्वायर शेप है और इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अच्छा, एक है ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की हर साइड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हर साइड 6 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? अब चूंकि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और हर साइड सेम है, तो आप यहाँ पर भी 6 × 3 कर सकते हैं, या 6 + 6 + 6 या 6 × 3। क्या जवाब आया? 18। तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। तो हम किसी भी चीज़ का पेरीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि हमें पेरीमीटर में सिर्फ बाउंड्री को ऐड करना होता है, ठीक है। तो जितनी भी बाउंड्रीज होंगी, जितनी भी साइड्स होंगी, उन सब की लेंथ को ऐड कर दें, यानी कि ऐड ऑल द साइड, तो आप पेरीमीटर ले सकते हैं जी। तो आपने आज डिस्टेंस और पेरीमीटर के बारे में पढ़ा। तो अब हमारा अगला सेगमेंट है एक्सरसाइज। तो ज़रा ताज़ा दम हो जाएं दोबारा से। हाँ बच्चे, तो आप लोग एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं जी। तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। पंजों के बल उछलेंगे जी। मैं काउंटिंग कर रही हूँ, काउंटिंग इन 2s, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 एंड 0। बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। सांस फूल गया ना आप लोगों का जी। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। नाक से सांस खींचेंगे और मुंह से निकाल देंगे, ठीक है। तो ज़रा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकेंड होल्ड करें, अब मुंह से निकाल दीजिए। एक दफ़ा और नाक से सांस लीजिए जी, मुंह से निकाल दीजिए। एक दफ़ा और नाक से सांस लीजिए और इसे मुंह से निकाल दीजिए। बिल्कुल सही। आप रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज? चलिए इसके ज़रा इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। अच्छा, इसमें हम 4 स्टेप करेंगे। दोनों हाथ अप यानी कंधों से ऊपर उठा लेंगे, फिर दोनों हाथ फ्रंट यानी नाक की सीध में सीधे ले आएंगे, फिर दोनों हाथ साइड्स, दोनों हाथ खोल के कंधों के सीध में ले जाएंगे, फिर दोनों हाथ डाउन जिसमें हम दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे, ठीक है। यानी अप, फ्रंट, साइड, डाउन। हर नंबर पे आपने पोजीशन हाथों की चेंज करनी है, ठीक है। रेडी हैं? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3। वेरी गुड। एक दफ़ा और कर लें। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। जी, कैसा लगा आपको ये? चलिए अब ज़रा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले जी। नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए, दोबारा नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दें, एक दफ़ा और नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए। हाँ बच्चों, तो आज हमने सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में पढ़ा और हमें ये पता चला कि डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर
और जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। छोटी चीज़ों की लंबाई को हम सेंटीमीटर या इंच में भी ले सकते हैं। और उम्मीद है आपको पेरीमीटर और डिस्टेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सिंपल ऐड ऑल द साइड्स। ठीक है, इससे रिलेटेड काम आपकी रियाजी की किताबों में मौजूद है और उसे मुकम्मल कर लीजिएगा। अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना आ गया होगा। हमने मैथ्स में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वर्ड प्रॉब्लम्स, शेप्स और फ्रैक्शंस। ओ माय गॉड हादिया, ये तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गए होंगे और याद भी रहेंगे। हादिया, आपको याद है हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले थे? जी बिल्कुल, मुझे याद है। हमने नेम प्लेस एनिमल थिंग खेला था, जिसमें हमने बहुत सारे नाउन सीखे थे। कसौटी में हमने क्वेश्चनिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ सवालात के जरिए मशहूर मॉन्यूमेंट्स और शख्सियात गेस की। ऑड वन आउट में हमने लॉजिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते हुए चीजों में कंपैरिजन करना सीखा। रिडल्स में हमने अपने दिमाग को चैलेंज किया और बहुत सी दिलचस्प पहेलियां भी बूझी। गेस द वॉइसेस में हमने अपने लिसनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ आवाजें पहचानी। वर्ड लिंक्स में हमने वर्ड्स की चेन्स भी बनाई। और वर्ड फॉर्मेशन में हमने बड़े बड़े वर्ड से बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स बनाए। और इसके साथ साथ हमने कुछ फनी गेम्स भी खेले, जैसे बादशाह वजीर चोर सिपाही, चिड़िया उड़ी और मजे मजे के जोक्स भी तो सुने थे ना। हमने कभी इंडिविजुअली खेला और कभी अयान और हमजा के साथ टीम्स बनाकर खेला। और हार जीत के मौकों पर हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी किया। उम्मीद है आपको ये सारे गेम्स पसंद आए होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी खेलेंगे। तो चलते हैं आज के आखिरी कंपोनेंट की तरफ, जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू एडवेंचर्स विद प्रोफेसर बंटी। मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी। और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। हाउ इज एवरीवन? सब लोग ठीक ठाक है ना? हैव यू बीन टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू? एंड हैव यू बीन टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ? और आज के लेसन के लिए सब तैयार हैं? व्हाट आर वी डूइंग टुडे मिस युस्रा? टुडे वी आर डूइंग द लेटर सॉन्ग। द लेटर सॉन्ग? Yes, Professor Bunty, we did all the alphabets from A till Z and now we will do the letter song. Oh wow! So kids, are you ready for the letter song? You all should sing as well. जी हाँ, and ये सॉन्ग याद कर लें ताकि आप कभी अपनी ABCs ना भूलें। Q R S T U
Let's move on to our next segment. मिस युसरा, आज बच्चे क्या सीखेंगे? प्रोफेसर बंटी, आज बच्चे सीखेंगे about the use of and और but. ओह, आज हम कंजंक्शन वर्ड्स करेंगे। जी हाँ, do you know what conjunctions are? Conjunctions are connecting words. Conjunctions are connecting words that connect ideas, words or statement. Conjunctions की एग्जाम्पल है and और but. But both these conjunctions are used in different cases. जी हाँ, दोनों वर्ड्स आइडियाज और स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, मगर डिफरेंट केसेस में। जी हाँ, जैसे the conjunction and connects two ideas that are similar. जब कोई दो जुमले सिमिलर बात करते हैं तो we can use and in between them. बेसिकली वी यूज and टू शो एडिशन। हम and यूज करके सिमिलर आइडियाज भी बता सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। Let's give an example. The two sentences are It is a sunny day. It is hot. These both are similar ideas. दोनों sentences से हमें ये पता चल रहा है कि गर्मी है. So we can add and in between them. It is a sunny day and it is hot. Yes, exactly. You are right, Miss Yusra. एक और एग्जाम्पल हो सकती है. The cat is small. It is an intelligent animal. ये दोनों भी similar ideas हैं. These are about cat and its qualities. So we can say the cat is small and an intelligent animal. Yes, Professor, that is correct. Let's move on to but now. हम but कब use करते हैं? We use but to show difference or an opposite idea. Let's give an example. Sarim plays well. He is an impatient player. Now these two sentences are different in ideas. पहला जुमला हमें बताता है कि सारिम अच्छा खिलाड़ी है, मगर दूसरा जुमला हमें बताता है कि वो impatient भी है. इसलिए we can use but here. Exactly, Professor. So that will make Sarim plays well, but he is an impatient player. अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. It is very cloudy today. It is not raining. ओह, इधर भी पहला जुमला हमें बता रहा है कि मौसम क्लाउडी है, यानी बारिश का मौसम है, मगर दूसरा जुमला हमें बता रहा है कि बारिश नहीं हो रही. So we will use but. It is very cloudy today, but it is not raining. तो बच्चों, do you understand कि हम but और and कब और कहाँ यूज करते हैं? चलें, let's play a game जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतर समझ आएगा. But before we start the game, let's revise it one more time. Conjunctions are connecting words like and और but. We use and जब हमें दो similar ideas connect करने हो या कोई additional information देनी हो. And we use but जब हमें difference show करना हो या दो opposite ideas दिखाने हो. So now let's move on to the game. हम दो जुमले कहेंगे and you have to tell us whether we will use and or but in between these. Should we start? Are you ready, kids? I am hungry. I don't have money to buy lunch. बच्चों, what will we use, and or but? Yes, we will use but because these are different ideas. I am hungry, but I don't have the money to buy lunch. It is late at night. I am tired. Similar ideas. So what do we use, kids? Yes, it is late at night and I am tired. Good job. I think math is difficult. I like it. I think math is difficult, but I like it. Exactly, because of opposite ideas. Islamabad is a city. It is the capital of Pakistan. Yes, Islamabad is a city and it is the capital of Pakistan. Whales are big. They live in the ocean. Whales are big and they live in the ocean. Yes, because yahan we gave additional information. I want to go to the beach. It is raining. जी हाँ, opposite ideas हैं. So we will say I want to go to the beach, but it is raining. I hope अब सब बच्चों को conjunctions का concept ठीक से समझ आ गया हो. Yes, this was fun. Let's move on to our next segment. We are back with daily conversations.
Miss Yusra, what daily conversation are we going to do today? आज हम सुनेंगे conversation between two friends on cricket. Oh, cricket तो मेरा favorite sports है. Who is your favorite player? I have many. I cannot choose one. That is true. चले, let's listen to this conversation. Hello Sarah, how are you? I am fine. And what about you? I am also quite fine. Did you enjoy the cricket match yesterday between Pakistan and New Zealand? Certainly, it was the first time that Pakistan defeated New Zealand. I am very happy that I enjoyed the match in the stadium. What do you think about the performance of players? I was deeply impressed to see the performance of the two teams, particularly the team of Pakistan. Yes, it was great surprise that Pakistan beat the ex-world champion New Zealand. Exactly. You know, New Zealand is one of the well-known teams in cricket world, and it is very interesting that they were defeated by us. Yes, but it is true that the fielding of Pakistani players was excellent. They fielded like a top-class team. Certainly, and it was another reason that the New Zealand team failed to get a high score. You are right. I think Pakistan will shine more in the next matches and will bring good name and fame for the country. Certainly. Yes, indeed. Thank you very much and let us wait for the next match. You are most welcome. Goodbye and see you again. This was a normal conversation and it was interesting. Indeed. अब बारी आ गई है वर्ड ऑफ द डे की, लेकिन आज हम एक वर्ड नहीं करेंगे. फिर मिस युस्रा? Today we will learn about the 5 magic words. 5 magic words? ये क्या होते हैं? The 5 magic words are the words everyone should use to be a better person. That is interesting. Please tell us the 5 magic words. The 5 magic words are please, sorry, thank you, excuse me and may I. Oh, the good manner words. जी हाँ, kids, do you know हम कौन सा word कब use करते हैं? When do we use the word please? हम please कहते हैं जब हमें किसी की मदद चाहिए होती है. Please can you help me with my homework? This is a polite way of asking for help. And the magic of this word is that लोग आपकी मदद भी करेंगे because आप request कर रहे हैं. We use sorry जब हमसे कोई गलती हो जाए. किसी से sorry बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता. And you need to be strong to apologize for your mistake. And the magic of the word sorry is that it brings forgiveness and peace of mind. We use thank you to appreciate when someone does something for you. लोगों को उनकी छोटी छोटी बातों पे appreciate करना चाहिए. And if you thank people for the little things that they do for you, they will try to do more for you. जब कोई आपको appreciate करता है, आपका दिल भी चाहता है कि आप और भी बेहतर हों. The magic of this word is that the person realizes their value to you. We use excuse me when we need to tell people something. जब आप मार्केट में होते हैं या किसी रश वाली जगह पे होते हैं and you need to move forward, saying excuse me tells the person in front of you कि आपको आगे जाने के लिए जगह चाहिए. Similarly, अगर आप महफिल में बैठे हैं और आपको जाना है, saying excuse me will tell people that you are leaving. The magic of this word is that इसके बाद you can politely leave and no one will argue with you. We use may I जब हमें किसी चीज की परमिशन चाहिए होती है. May I go get some biscuits from the shop? ये एक अच्छी आदत है to ask for permission. बिल्कुल. This reminds me of a story. Well, चलें बच्चों, let's listen to this story then, and then we will have our question answer session. Once upon a time, there was a boy called Wasim. Wasim was 12 years old. वसीम की मम्मा उसे हमेशा सिखाती थी कि he must be polite with everyone. वो उसे मैजिक वर्ड सिखाती थी. एक दिन वसीम प्लेग्राउंड में खेल रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चा अकेले खेल रहा है. वसीम उस बच्चे के पास गया और उससे पूछा, हेलो, मे आई प्ले विथ यू? द लिटिल किड शाइली सेड यस. वसीम ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम असद है. वसीम और असद ने खेलना शुरू कर दिया एंड काफ़ी देर खेले. फिर वसीम ने बॉल को ज़ोर से फेंका और असद की बॉल एक ट्री पर फंस गई. वसीम सेड, आई एम सॉरी असद, आई डिडंट मीन टू थ्रो इट सो हार्ड. असद सेड इट वॉज ओके. Then they started looking for someone to help.
असद saw a tall boy and said वसीम उससे हेल्प मांगते हैं। वसीम उसके पास गया and he said, "Excuse me tall boy, can you help us please?" The tall boy was very impressed with how polite Wasim was. He said, हाँ ज़रूर, क्या हेल्प चाहिए आपको? The boys told him how their ball got stuck on the tree. फिर उस tall boy ने ट्री पर चढ़ के उनकी बॉल उतारी। Wasim said, "Thank you so much." The tall boy said, "No problem." Then Asad and Wasim started playing again. When it was time to leave, Asad asked Wasim how he was so polite with everyone. Then Wasim told him that his mother had taught him 5 magic words. And वो magic words वो हमेशा यूज़ करता है, इसलिए he was so polite. असद ने वो magic words पूछे. Then Wasim said, "The magic words are please, sorry, thank you, excuse me and may I." Wow, that was a very nice story about the magic words. So kids, are you ready for the question answer session? What was the name of the kid playing alone in the playground? Yes, Asad. Which magic words did Wasim use when he first talked to Asad? Yes, he used may I. Why did Wasim use the magic word sorry? Because he mistakenly threw Asad's ball on the tree. Why was Wasim such a polite kid? Yes, because he always used the magic words. You all should use the magic words in your daily routine as well. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा the letter song. They learned about conjunction, but, or, and. We discussed daily conversation with them about cricket. And finally, they learned about the 5 magic words. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं। आज के लेसन से वर्ड बुक में रिलेटेड जो भी काम है वो बच्चों को जरूर कराएं। तो बच्चों, आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया। अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज द 5 मैजिक वर्ड्स। एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ। मैं आपकी होस्ट युस्रा आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया and Allah Hafiz. This was a very different adventure of Professor Bunty. So let's recall the 5 magic words. Excuse me, Thank you, sorry, please. and may I. हमने मिस युसरा और प्रोफेसर बंटी यानी कि सर वकार के साथ इंग्लिश अल्फाबेट्स, डिफरेंट वर्ड्स, डेली कॉन्वर्सेशन और ग्रामर के बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी सीखे। We hope कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लैंग्वेज इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। इंग्लिश के साथ साथ हमने पढ़ो और आगे बढ़ो में मिस ताहिरा के साथ उर्दू लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी कहानियाँ सुनी और नज़में गाईं और उर्दू के बुनियादी कवायद भी सीखे। 1, 2, 3 मैथमेटिक्स की मशीन के जरिए मिस राहीला ने हमें मैथ्स को डेली लाइफ में इस्तेमाल करना भी सिखाया। और आओ जाने में हमने मिस रिदा और सर असद के साथ जनरल नॉलेज के मुख्तलिफ तस्वुरात सीखने के साथ साथ जिम्मेदार शहरी बनने के उसूल भी सीखे। हम इस प्रोग्राम में शामिल तमाम मोहतरम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये प्रोग्राम मुरतब किया। हमें उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और इन्हें अपनी टेक्स्ट बुक की मदद से बार बार दोहराएंगे भी। मौलिम रेडियो प्रोग्राम YouTube पर भी अवेलेबल है, तो आप जब चाहें उसे दोबारा सुन सकते हैं। हमें आपके साथ इस प्रोग्राम में बहुत मजा आया। सो अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रेइंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।